Hello everyone, I'm very warm. Welcome to the channel Little by Ankita. So here we are in next video and it is all about the same poet Nissim Ezekiel. So the poem name is Background Casually. So what do you mean by background casually? So basically in this poem he's talking about his background, what the problem he has faced. Actually the poem is a long narrative poem and it is 70 lines. So I'm not going to read here, I'm going to explain it. ओके एंड जो पोम है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट सेक्शन है वो अबाउट चाइल्डहुड है पोर्ट का, सेकेंड सेक्शन में उनका एडल्ट एज को दिखाया जाता है और थर्ड सेक्शन में उनका ओल्ड एज से जो वो पोर्ट बने वहाँ तक का सेक्शन दिखाया गया है. तो पोम अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ना हार्ट टचिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी पोर्ट ने अपने लाइफ के अपने इंस्पिरेशन के बारे में भी बताया हुआ. उन्होंने बताया है कि उनको कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्या ह्यूमिलेशंस थी या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब उन्होंने फेस किया. वो अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर कर रहे हैं. सो द पोम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. तो पोम स्टार्ट होती है विद द पास्ट टाइम ऑफ द पोर्ट. मतलब कि जैसे मैंने बताया जो पहले जो पोम का पार्टीशन है उसमें हम बात करेंगे पोर्ट के बचपन के बारे में या उनके बॉर्न टाइम के बारे में. तो पोम की स्टार्टिंग करते हैं पोर्ट बताते हुए कि वो एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए थे जो इंडिया में इनिशियली नॉट एक्सेप्टेड थी, यानी कि यहूदी कम्युनिटी में पैदा हुए थे जो कि मुस्लिम की कम्युनिटी है और वो एक्सेप्टेबल नहीं थी. मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा ना टीस किया जाता था कुछ चीज़ों के ऊपर. तो वो बताते हैं कि वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. तो उन्होंने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया, अ पोर्ट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न. तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को सिम्बलाइज किया, द फ्राइटेंड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट और स्लीप बॉय ऑफ मेगा बॉर्न. मतलब कि वो क्या था, वो नॉट ईट नॉट स्लीप के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि ही यूज टू बी अफ्रेड ऑफ एवरी वन. मतलब वो हर टाइम क्या रहते थे, वो डर में खौफ में रहा करते थे. ठीक है. ही नेवर लर्न टू फ्लाई अ काइट. जो इन्होंने ये लाइन बोला इसमें इन्होंने एक बात को बोला है, दैट इज. तो यहाँ पे इस बात का कई मतलब निकल सकता है. जैसे कि अगर हम पहले मतलब की बात करें तो वो एक सिंपल मीनिंग है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने कभी पतंग उड़ाना नहीं सीखा. तो यहाँ पे वो अपना मे बी डर दिखा रहे हैं. बट सेकेंड थिंग यहाँ पे हो सकती है कि उन्होंने कभी पतंग नहीं उड़ाई, दैट्स मीन कि कभी उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया. जैसे कि जो पतंग है वो क्या करते हैं, जब वो आसमान में जाते हैं आसमान में इंडिपेंडेंटली उड़ती है ना, तो वो एक्सप्लोर करती है चीज़ों को. तो वहाँ पे वो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे पतंग एक्सप्लोर करती है ऐसे कभी उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है या नहीं देखा है. तो इसका मतलब ये भी है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जब वो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर लोग उनको ऐसा फील कराते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं कुछ अलग ही हो, इस तरीके से उनको फील कराया जाता है या उनको बहुत ही छोटा महसूस करवा दिया जाता है. फिर वो बताते हैं कि जब उनका एडमिशन रोमन कैथोलिक स्कूल में हुआ, ठीक है, तो रोमन कैथोलिक स्कूल में एडमिशन होने का मतलब है कि अपने आप को और ज़्यादा ही प्रॉब्लम में डाल लेना. फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके की प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ा ऑल द टाइम. क्या उनको महसूस हुआ, क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी उस स्कूल में एंटर करने के बाद. एक्चुअली क्या था कि जब उन्होंने स्कूल में एंटर किया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग ग्रुपिज्म करके यानी कि ग्रुप बना के उनको परेशान किया करते थे, क्योंकि ना तो वो हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते थे और ना ही मुस्लिम कैटेगरी उन्हें अपना माना करती थी. यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी इनको पसंद नहीं करते थे. इवन वो लोग इनको ऐसे बोलते थे कि जो यहूदी हैं इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है, ऐसे करके इनको ब्लेम करते थे, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया उन्होंने हर चीज़ को लेकर. तो यहाँ पे उन्होंने एक इंसिडेंट को भी शेयर किया कि जब उन्होंने एक स्क्रप्चर प्राइज़ को जीता था तब एक मुस्लिम स्पोर्ट्समैन ने उनके जो मुंह पे या कान पे उनको एक पंच भी मारा था, यानी कि उनको हिट किया था. बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ. ये वापस आना चाहते, जैसे कि मैंने कहा कि वो ये जानते थे कि कोई भी उनके देश से अब उन्हें याद नहीं करता, लेकिन वो अपने देश को प्रॉपर अभी तक याद रखते हैं या वो याद करते हैं. तो यहाँ पर उनके पास वो फेयर नहीं था कि वो वहाँ से इंग्लैंड से वापस आ सके, लेकिन उन्होंने एक ऐसा शिप देखा जहाँ पे वो रशियन गर्ल्स को वहाँ पे चाइना में पोर्ट किया जा रहा था. तो उसी शिप में बैठकर ये पोर्ट इंडिया आते हैं. तो इंडिया आके वापस से वही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, वही सब ह्यूमिलेशन, वही सब प्रॉब्लम्स, वही सब डिस्क्रिमिनेशन, वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं. तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं टू राइट पोएम्स.
तो यहाँ से इनका ये पोएम या एज अ पोएट जो इनका लाइफ है, जो इनका जर्नी है, वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि ही विल नॉट राइट अबाउट एनी वन लाइक मुस्लिम, नॉट अबाउट इंडियन, नॉट अबाउट क्रिश्चियन, बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया। तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ अलग से ही लिखेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिंदू मुस्लिम या इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सक्लूड करा जाता है, उनको बाहर का समझा जाता है। तो अगर वो ऐसा कुछ इनिशिएट करते हैं तो उनको और ज़्यादा बाहर का समझा जाएगा, तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। देन सेकेंड सेक्शन भी खत्म हो जाता है और थर्ड सेक्शन का स्टार्ट होता है, यानी कि कहाँ से ओल्ड एज का सेक्शन जो है स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो मेनली बता रहे हैं वर्ड्स के बारे में। वो बताते हैं कि कैसे वर्ड्स जो है कितने पावरफुल होते हैं या कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो बताते हैं कि इतनी ज़्यादा तो वॉर भी अफेक्ट नहीं करती होगी जितने किसी के वर्ड्स कर सकते हैं किसी को भी हार्म। तो बेसिकली वो इम्पोर्टेंस बताते हैं वर्ड्स की क्या है यहाँ पे। फिर ये वहाँ से अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं। बताते हैं कैसे कम्युनिटी इनको अलग सा फील कराती है, कैसे इनको बताती है जैसे कि कुछ अलग ही है, कोई एलियन ही है, कोई वहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं। आज भी इनको इन सब चीज़ों को फेस करवाया जाता है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है इन्हें। जहाँ पे ये बताते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी है वो इंडिया के बाहर बस गई है, लेकिन ये यहीं रहेंगे और यहीं रह के अपनी कम्युनिटी के बारे में बताएंगे। इनको कैसे एक्सक्लूड किया जाता है, इनको कैसे बाहर का दिखाते जाता है, या इंडिया को किस नज़र से देखा जाता है, ये उसकी इमेज को अब बेटर करना चाहते हैं। ये उन चीज़ों को लिखेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इन्होंने बोला कि सब लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन ही विल नॉट डू दैट, ही विल फाइट फॉर दैट। अब बस यहीं पे इसी थॉट के साथ में ये अपनी पोइट्री को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। एंड देन ही राइट अब पोएम ख़त्म करने के बाद ये लास्ट में लिखते हैं अपने कुछ फीलिंग्स के बारे में, कुछ फेलियर्स के बारे में, कुछ सक्सेस के बारे में, या कुछ ऐसे टाइम के बारे में जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो पोएट की पोएम की कुछ लास्ट लाइंस में ये ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि भले ही उन्होंने इनको कभी अपना नहीं माना, लेकिन इन्होंने इंडिया को हमेशा हमेशा अपना माना। तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि चाहे कोई इनको कहीं का भी डिसाइड करे, लेकिन ये खुद को, अपने आप को इंडिया का ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि भले इंडिया के लोग भले ही इन्हें बैकवर्ड समझे, लेकिन ये अपने आप को इंडिया का ही समझते हैं और अपने आप को बैकवर्ड नहीं समझते। इन्होंने कहीं और जाकर अब किसी और देश को अपना घर बनाना सही नहीं समझा। इन्होंने इंडिया में रहकर ही फाइट किया और अपने पर्सपेक्टिव को भी लोगों तक पहुंचाया। तो ये थी पोम। अभी हम बात कर लेते हैं पोम के थीम के बारे में। तो पोम में जो थीम यूज़ हुई है दैट इज़ ऑल अबाउट कल्चर, रेस, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। तो जैसे कि हमने देखा इंडियन कल्चर के बारे में बात हुई है, रेस के बारे में बात हुई है, किस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात की गई है कि वो यहूदी थे, और उसके बाद जब वो मतलब यहूदी थे तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सभी लोग उनको एक क्यूपिड, एक पपेट समझते थे और एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उनकी बिलोंगिंगनेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ही पड़ता था, झेलना पड़ता था, टॉलरेट करना पड़ता था। उनकी बिलोंगिंगनेस की वजह से ही उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को फेस किया, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी यही कि इसी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल करी। मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू डोंट स्ट्रगल यू कैन नॉट गेट व्हाट यू वांट। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग यू मे हैव वट यू वॉन्ट। बिकॉज जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो ना, तब आपको उसकी कीमत का पता होता है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट इन स्ट्रगलिंग फेज और आपको वो चीज़ मिल जाती है, देन अगर आपने पे ही नहीं किया है और आपको चीज़ मिल रही है तो आप उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे। तो इन माय ओपिनियन जो उनका स्ट्रगलिंगनेस था, जो रेस, जो आइडेंटिटी, जो बिलोंगिंगनेस उनको झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से ही वो इस सक्सेस को हासिल कर सके, और आज हम सभी उनको वहाँ पढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Tell me in the comment, means comment below what you think about this. What do you think, struggle is important or not? So let me know what you think about that. And yes, just like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.